Hello students, myself Ruby Mangla, Assistant Professor of Commerce. I'm from Government PG College for Women, Sector 14, पंचकुला। इस वीडियो के थ्रू हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक हमारा है बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का। देखिए ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, basically this act occupies an important place in the mercantile law of our country। चाहे हमारी कंट्री का कोई भी सिटीज़न है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, ईच एंड एवरी वन इज़ अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। अगर हम देखें तो इस एक्ट की एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है कमर्शियल सेक्टर के लिए, बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पार्टीज़ के बीच में, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी कमिटमेंट्स हुई हैं, जो भी प्रॉमिसेस हुए हैं, द कमिटमेंट्स आर ऑनर्ड सो दैट लॉ एंड ऑर्डर इज़ मेंटेन्ड। तो इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बेसिकली ये मैंडेटरी कर देता है कि जो भी पार्टीज़ जो भी कमिटमेंट कर रही हैं वो पूरी की जाएं, और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, इन केस जो अपना काम नहीं कर रहे, जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे, दे आर बेसिकली कंपेल्ड टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स। In other words, we can also say the major objective of Indian Contract Act is to ensure that the rights and obligations arising out of a contract are honored। इसका क्या मतलब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेजर रोल, मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर जो थीम है वो ये है कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पार्टीज़ को राइट्स भी मिलते हैं, राइट्स के साथ साथ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं, कुछ जिम्मेवारियां भी आती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये इंश्योर करता है कि वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज़ पूरी करें। एंड इन केस अगर कोई एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करती है तो उस पार्टी को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्टिंग पार्टी, और जिस पार्टी को उसकी वजह से लॉस होता है उसको हम बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। तो अगर एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है और दूसरी पार्टी को लॉस होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको लीगल रेमेडीज़, लीगल ऑप्शन अवेलेबल करवाता है एग्रीव्ड पार्टी को अगेंस्ट द पार्टी हु इज़ फेलिंग टू ऑनर हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो भी पार्टीज़ कमिटमेंट कर रही हैं, प्रॉमिस कर रही हैं, वो पार्टीज़ अपना प्रॉमिस पूरा करें। अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती, इफ़ वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस, देन दैट पार्टी इज़ known as defaulting party and the another one party will be aggrieved party। So this contract act 1872 is providing the legal remedies to the aggrieved party against the defaulting party। Now we will say when Indian Contract Act is being established। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो 1 सितंबर 1872 को एग्जिस्टेंस में आया था। बेसिकली इट केम इनटू फोर्स, वी कैन से। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है नाउ इट अप्लाइज टू द होल ऑफ द इंडिया। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे अप्लाई नहीं होता था, बट नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज सिचुएशंस वी नो it applies to the whole of the India, means it also applies now to the state of Jammu and Kashmir, which has been changed। Next topic is division of the act। देखिए पहले जो एक्ट था इसमें और आज के टाइम में जो एक्ट है देयर हैव बीन सम चेंजेस। शुरू में जब एक्ट बनाया गया था देन एट द टाइम दिस एक्ट हैड अ वेरी वाइड स्कोप एंड वेरियस अदर एक्ट्स वर इंक्लूडेड इन इट लाइक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बट आज के टाइम में एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है तो जो इस एक्ट का स्कोप है वो बहुत ही कम कर दिया गया है।
जो भी हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ थे, जो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड जो लॉज थे, वो बेसिकली चेंज कर दिए गए हैं, उनके लिए एक नया लॉ बना दिया गया है। तो जब अगर हम देखें तो पास्ट के टाइम में जो सेक्शंस थे, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक, दे वर कवरिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेक्शन 76 to 123 was covering sales of goods act. Similarly, section 124 to 147 was covering indemnity and guarantee. Section 148 to 181 bailment, and section 182 to 238 was covering agency. Then the section 239 to 226 was covering the partnership act. but आज के टाइम में जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर जो सेक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं और एक नया एक्ट बना दिया गया है, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सिमिलरली पार्टनरशिप एक्ट को रिपील कर दिया गया था 1932 में और एक नया एक्ट बना दिया गया था पार्टनरशिप एक्ट। तो इस पुराने एक्ट में से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को हटा दिया गया है और एट प्रेजेंट जो ये दोनों एक्ट हैं ये अलग से बन गए हैं, और ये जो दोनों एक्ट्स थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट नए बनने की वजह से एट प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। सो एट प्रेजेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें जो जो चीज़ें कवर होती हैं वो हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडैमिनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट definitions which we will see in most of the chapters or which are very necessary for each and every student of commerce to understand. These are some fundamental terms which have been defined in the Indian Contract Act 1872 under section 2. So our first term is here proposal. What do you mean by the proposal? जो प्रपोजल है आपका अकॉर्डिंग टू द लॉ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रपोजल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में बताया गया है प्रपोजल क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द डेफिनेशन। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने की या कुछ ना करने की, कुछ ना करने मीन्स टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो इन दिस केस जो पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने की और कुछ ना करने की, वो क्यों करता है? विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, वो दूसरे पर्सन की जिसको वो अपनी इच्छा अपनी विलिंगनेस बता रहा है वो उसकी स्वीकृति उसकी एसेंट लेना चाहता है वो काम करने के लिए और ना करने के लिए। तो उस पर्सन को जो अपनी इच्छा बताता है देन वी विल से ही इज़ मेकिंग अ प्रपोजल। एग्जाम्पल देखिए, ए अगर बी को बोलता है कि वो उसका स्कूटर खरीदना चाहता है 2000 रुपये में, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ए ने बी को प्रपोजल दिया है। देन अवर नेक्स्ट टर्म इज एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस हैज़ बिन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन बी. What is the legal definition of acceptance? Now we'll read. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, we will say the proposal is said to be accepted. And when a proposal is accepted, it will become a promise. देखिए अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था प्रपोजल वाला, ए ने बी को बोला था कि मैं तुम्हारा स्कूटर खरीदना चाहता हूँ 2000 रुपये में। अब अगर बी बोलता है येस आई एम रेडी टू sell my scooter, then it means the proposal has been accepted by the
बी, ए ने पहले बी को बोला था कि मैं आपका स्कूटर खरीदना चाहता हूँ। बी ने क्या बोला, येस आई एम प्रिपेयर्ड टू सेल माई स्कूटर, मैं अपना स्कूटर बेचने के लिए रेडी हूँ। इट मीन्स ए ने जो बी को प्रपोजल दिया था, बी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, द प्रपोजल विच वॉज गिवन बाय ए टू बी, दैट प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय बी, एंड व्हेन इट इज एक्सेप्टेड it has now become a promise. Now we'll see the third term, that is promiser and promisee. Section 2 subsection 3 क्या कहता है, who is the promiser? The person who is making the proposal is the promiser. अभी हमने पढ़ा A ने B को proposal दिया था, तो here A is the promiser और B ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, सो द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द प्रपोजल दैट इज द promisee. So it's very simple, the person who is making the proposal is promiser and the person who is accepting that one proposal, that person is called promisee. So we will go according to the earliest example A and B. So in that case A is our promiser and B is the promisee. Now we come towards the next term, which is consideration. Consideration has been defined under section 2 subsection D. So let's see the definition. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration of the promise. सेक्शन 2 सबसेक्शन डी क्या कहता है, जब प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी या तो कोई काम करता है या करने से मना कर देता है, मीन्स डज और एब्सटेन, या उसने कुछ काम किया है या करने से रुक गया है, या वो प्रॉमिस करता है इन द फ्यूचर कि वो ये काम या तो करेगा या नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड है, promises to do something and the promise to abstain from doing something, means कुछ करने से हटना। सो इस केस में चाहे जो भी उसने प्रॉमिस किया है या ना करने के लिए बोला है प्रॉमिस, दैट विल बी नोन एज अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अभी सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने वही बी को बोला कि मैं आपका स्कूटर खरीदना चाहता हूँ, बी रेडी हो गया स्कूटर सेल करने के लिए। तो जो ए जब बी को बोल रहा है कि मैं आपका स्कूटर खरीदना चाहता हूँ 2000 रुपये में, तो यहाँ पे जो 2000 रुपये हैं दैट इज़ द कंसिडरेशन, और जो ए है वो क्या कर रहा है, वो स्कूटर खरीद रहा है, उसको क्या मिल रहा है बदले में, स्कूटर। तो ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए कंसिडरेशन है, एक पर्सन को स्कूटर मिल रहा है, एक पर्सन को पैसे मिल रहे हैं। सो फॉर बोथ देयर इज कंसिडरेशन। Then we come to the next point, that is agreement. Under section 2 subsection E, agreement has been defined. What do you mean by agreement? Agreement is when every promise and every set of promises forming the consideration for each other is agreement. कोई भी प्रॉमिस जो बेसिकली एक दूसरे के लिए क्या फॉर्म करता है, कंसिडरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। देखिए, इफ़ अनिल प्रॉमिसेस टू सेल हिज स्कूटर टू कृष्ण, अनिल ने कृष्ण को बोला कि वो अपना स्कूटर उसको सेल करेगा 5000 में, और कृष्ण ने प्रॉमिस कर दिया कि वो उसको 5000 रुपये पे कर देगा। तो दोनों प्रॉमिसेस मिलके एवरी प्रॉमिस, तो बोथ प्रॉमिसेस, ए अनिल ने बोला वो अपना कृष्ण को स्कूटर सेल करेगा, तो अनिल का प्रॉमिस है कृष्ण को स्कूटर सेल करने का 5000 में, और कृष्ण ने बदले में क्या प्रॉमिस किया है कि वो अनिल को 5000 रुपये की अमाउंट पे कर देगा। सो बोथ प्रॉमिसेस टुगेदर, द प्रॉमिसेस बाय अनिल एंड द प्रॉमिस गिवन बाय कृष्ण, बोथ प्रॉमिसेस टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रेसिप्रोकल promises. Reciprocal promises has been defined under section 2 subsection F. What is reciprocal promise? Promises which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises. वो promises जो एक दूसरे के लिए consideration create करते हैं,
या फिर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब देखिए यही वाला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जब अनिल ने प्रॉमिस किया कि वो स्कूटर देगा कृष्ण को, ठीक है। अगर हम इसी एग्जाम्पल में ले लेते कि अगर अनिल प्रॉमिस करता है कि वो कृष्ण को स्कूटर देगा 5,000 रुपये में किसी पर्टिकुलर डेट को, ठीक है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वो उसको 25 जैन को देगा स्कूटर, और कृष्ण बदले में क्या प्रॉमिस करता है कि वो 5,000 रुपये उसको उसी दिन दे देगा, सेम डे जिस दिन उसको स्कूटर डिलीवर करेगा अनिल, सेम डे वो क्या प्रॉमिस करता है कि वो उसको पैसे भी दे देगा। सो इन दिस केस दीज टू प्रॉमिसेस made by Anil and Krishan will be known as reciprocal promises. Now, next term is void agreement. Now, what is void agreement? According to the section 2 subsection G, void agreement is that one agreement which is not enforceable by law. That is a void agreement. It is a very simple definition, but it is having a very important impact and very important meaning. An agreement which is not enforceable by law. So what's the meaning of here not enforceable by law? ओके कोई भी जो एग्रीमेंट है वो लॉ से इन्फोर्सेबल तभी हो सकता है जब वो एग्रीमेंट कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है पार्टीज़ के ऊपर। अगर कोई एग्रीमेंट लीगल ग्राउंड्स पे बना है तभी वो इन्फोर्सेबल होगा। अगर कोई एग्रीमेंट सोशल है, मोरल है, लाइक ए ने बी को चाय पे बुलाया है, बी चाय पे नहीं आता है, देन इट इज़ नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट अ लीगल एग्रीमेंट, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता है। सो इट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। सो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स नहीं करा सकता उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट का। अगर ए ने बी को बोला है कि अगर स्पॉज सी की डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो वो उसको अलाइव कर देगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू गिव बर्थ टू अ डेड बॉडी, दैट kind of agreement has no meaning at all, it is not possible at all. So this agreement will become void because it is not enforceable by the law, it is not based on valid grounds, so that's why this agreement will be called as a void agreement. Now next term is contract. An agreement which is enforceable by the law is a contract. अब देखिए कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स नहीं हो सकता वो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, और अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इट हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन H। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो वैलिड है, जो लीगल ग्राउंड्स पे बना है, जो दो पार्टीज़ के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है, वो एग्रीमेंट को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी को बोला है कि मैं आपको 10,000 रुपये में एक साइकिल दूंगा। बी ने बोला ठीक है, आई एम रेडी टू बाय द साइकिल एट ₹10,000। तो ए और बी के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जो एग्रीमेंट बन रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बिकॉज इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज़ वैलिड, इट इज़ बेस्ड ऑन लीगल ग्राउंड्स, बोथ द parties have legal obligations. One party will give the cycle or one party will deliver the cycle to another, and another one party will give him the money, the ₹10,000. So this is enforceable by law, that's why it will be known as a contract. Now next very important term is voidable contract. Now we have learned what is contract, now we will learn what is voidable contract. So the definition of voidable contract is any agreement which is enforceable by the law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. अब देखिए इसका क्या मतलब है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमने अभी पढ़ा। अब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टीज, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, ये जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ये केवल एक या दो पार्टीज़ के
ऑप्शंस पे अलाउड है, बट दूसरी पार्टीज के लिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है। मीन्स केवल एक पार्टी ही इसको इन्फोर्स करा सकती है, दूसरी पार्टी नहीं करा सकती। उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सपोज एक बंदा है अहमद, एक पर्सन है अहमद और दूसरा पर्सन है बाबू। अहमद जो है बाबू से एक यंग हेल्दी हॉर्स, अच्छा हॉर्स खरीदना चाहता है। जो बाबू है, बाबू इज़ अ हॉर्स ट्रेडर। तो अहमद बाबू से घोड़ा खरीदना चाहता है, यंग एंड हेल्दी घोड़ा। जो बाबू है वो उसको एक बीमार घोड़ा, सिक हॉर्स बेच देता है अहमद को, ये बोल के कि घोड़ा जो है वो यंग और हेल्दी है। तो यहाँ पे जो बाबू है वो चीट कर रहा है दूसरी पार्टी को, अहमद को। तो यहाँ पे जो अहमद है, अहमद विल बी द एग्रीव्ड पार्टी, और उसके पास ये राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। तो ये जो एग्रीमेंट है इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अहमद ओनली, बिकॉज अहमद इज हियर द एग्रीड पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ बाबू, बिकॉज बाबू इज द person who had cheated Ahmed. So this agreement is enforceable only by the one party and not enforceable by the another one party. So any kind of contract which is enforceable only by the one party but not by the another one party, that agreement will be known as voidable contract. Now next term is void contract. We have now understood what is the meaning of voidable contract. Now we will learn what is void contract. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना बंद हो गया है, सीज हो गया है, बिकम्स वॉइड, वो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, जब वो इन्फोर्सेबल होना सीज हो गया है, बंद हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ए ने बी को बोला कि मैं अपनी बेटे की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूँगा। सो इट इज़ अ वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या होता है, ए ने जब बी को बोला था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूँगा, और जो वो बेटी है, जो वो लड़की है, दैट इज़ ऑलरेडी डाइड बिफोर द मैरिज। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एट दैट टाइम इट वॉज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, उस लड़की की डेथ हो गई है। सो नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। सो विद द डेथ ऑफ द गर्ल द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज्ड टू बी इन्फोर्सेबल। सो ये कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो गया है? जब उस लड़की की डेथ हो गई है जिसकी शादी होनी थी। सो ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. Now, next term is here plaintiff and defendant. Now, these are the again two most important terms which has been explained in Indian Contract Act. Who is a plaintiff? Plaintiff is a person who files a suit in a court of law against the another for breach of contract is called the plaintiff. मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जो कोर्ट में किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करता है, सूट फाइल करता है। वाई ही इज़ फाइलिंग अ सूट? फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। तो जो पर्सन दूसरी पार्टी के अगेंस्ट फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट कौन है? द पर्सन अगेंस्ट हुम अ सूट हैज़ बीन फाइल्ड इन अ कोर्ट एंड हु हैज़ टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ डिफेंडेंट। डिफेंड मीन्स जिसको खुद को डिफेंड करना है, बचाना है खुद को, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उसके ऊपर उसको ये बोला गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। तो जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, जिसको खुद को डिफेंड करना है, बिकॉज दूसरी पार्टी ने उसके अगेंस्ट बोला है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है, तो उसके ऊपर ये चार्जेस हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो जो पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, दैट पर्सन इज नोन एज अ डिफेंडेंट। मान लीजिए ए ने जो है कोर्ट में बी के अगेंस्ट केस फाइल किया है,
बिकॉज बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, बी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया. सो इज हियर इन दिस केस ए इज फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट द बी. सो ए विल बी द प्लांटिफ इन दिस केस एंड बी against the B the case has been filed in the court. So B will be the defendant here because B has to defend himself because A has put charges against him for the breach of the contract. So B here is the defendant and A is the plaintiff.